नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल कामनी वाजपेयी की कहानियाँ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं डॉक्टर पद्मा शर्मा जी द्वारा लिखी बहुत ही खूबसूरत कहानी। ब्याह के वक्त लड़की कितनी मोहक हो जाती है, सुनैना यही सोचती रही। अचला की बेटी की गोद भराई और रिंग सेरेमनी के कार्यक्रम में बड़ी देर से भीतर हॉल में रहने के वजह से उसकी धूप में जाने की इच्छा हुई, तो कार्यक्रम पूरा होते ही वह होटल के बाहरी गेट की तरफ चली आई। सूरज का युवा रूप अब प्रौढ़ हो चला था। वह अपनी सखी सर्दी का हाथ पकड़कर चल रहा था और अपने बदन की गर्मी का एहसास बढ़ाता जा रहा था। सूर्य पुंज से निकली स्वर्ण किरणें अपनी सुविस्तृत बाहें फैलाए कृत्रिम रोशनी से भीगी शाम की प्रतीक्षा कर रही थी। मौसम के मिजाज बदल चुके थे और जनवरी की ठंड में भी दिन में गर्मी का ताप अपने पूरे जोश में था, सो पसीना और चिपचिपाहट अपना प्रभाव जमाए थे। सुनैना ने मोबाइल खोलकर देखा। दोपहर के 3 बज रहे थे। वह जल्दी घर जाना चाहती थी। सोच रही थी कि रात को वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल होने दोबारा भी तो आना है। सुनैना ने अचला से जाने की इजाजत मांगी तो उसने आग्रह पूर्वक कहा, भोजन शुरू हो रहा है, कहाँ जा रही हो? तुम खाना खाकर ही जाना, बल्कि ऐसा करो कि जीजा जी और बिटिया को भी बुला लो। सुनैना अचला के आग्रह को टाल ना सकी। पति ठहरे पुलिस विभाग के एसडीओपी, उन्हें तो यूं अचानक फुर्सत मिलनी मुमकिन नहीं। इसलिए उसने अपनी बेटी को आने के लिए फोन पर कह दिया। बेटी ने कहा कि मैं अपनी स्कूटी से आ रही हूँ, मम्मी आप बाहर मिल जाना, मैं कहाँ आपको ढूंढती फिरूंगी। सुनैना और अचला बचपन की सहेली हैं। सुनैना के पति एसडीओपी के रूप में जब से इस कस्बे में आए, यहाँ रह रही अचला, जो उसकी स्कूल के जमाने की सहेली थी, उससे मित्रता और अधिक प्रगाढ़ हो गई। अचला की बेटी की शादी आई तो वह वैवाहिक निमंत्रण पत्रिका लेकर अपने पति के साथ सुनैना के घर आई और बचपन की तरह चख चख करते हुए कहा था, आजकल फलदान और गोद भराई की रस्म विवाह वाले दिन ही कर ली जाती है। रिश्तेदार व मेहमानों को भी बार बार आने जाने की परेशानी खत्म, तो साथ में धन और समय की भी बचत। सुनैना ने भी तपाक से कह दिया था। हाँ, समय की कमी सभी रिश्तों और सांस्कृतिक उत्सवों का आनंद और मिठास सोखती जा रही है। पहले शादी ब्याह की तैयारी 1-2 माह पूर्व से होने लगती थी। लगन से ढोलक की थाप और गीतों की मधुर लय गूंजने लगती। इस धूमधाम में रिश्तेदार 1 माह पूर्व से सम्मिलित होने के लिए आ जाते थे। पर अब तो विवाह एक दिन का ही उत्सव बनकर रह गया है, गुड्डे गुड़िया के खेल जैसा, झटपट विवाह। इसलिए अपन ने भी बस 2 दिन का उत्सव रखा है। 3 दिन तक आप सबको वहीं रहना है। अचला के जाने के बाद सुनैना ने कार्ड देखा। कार्ड की वैरायटी देखकर ही विवाह की भव्यता का भान हो जाता है। होटल का नाम, भोजन की विविधता रईसी के मानक बन चुके हैं। सब तरफ दिखावा और उससे उपजी अनुपयोगिता मोह भंग कर रही है। रिश्ते और रस्मों का बाजारीकरण हो चुका है। सुनैना आज सुबह ही यहाँ आ गई थी। बेटी के आने की प्रतीक्षा में वह होटल के बाहरी गेट पर जाकर खड़ी हुई। तभी एक मिनी बस आकर गेट के ठीक सामने रुकी। बस में से सबसे पहले एक अधेड़ उम्र की महिला उतरी। वह लेगिन और टॉप पहने थी। उसने हाथों को पीछे की ओर मोड़कर अपने बालों का जूड़ा बनाया और सुनैना के पास आकर पूछने लगी, अचला मैडम की बेटी की शादी यहीं हो रही है क्या? सुनैना ने हाँ कहा।
तो उस महिला ने बस की खिड़कियों से झांकती लड़कियों को इशारा किया। फिर तो रेला सा लग गया। बस से एक लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, पूरी 15 लड़कियां उतरी। उन सब लड़कियों ने जीन्स टॉप, लेगिन, जैगिन और लंबे कुर्ते व टॉप पहन रखे थे। सब की सब मॉडर्न लड़कियां। उनके बाद एक एक कर 10 लड़के भी उतरे। सुनैना सोच रही थी कि इतने लड़के लड़कियां क्यों आए हैं। अचला ने विवाह की पूरी प्लानिंग उसे बताई थी। ऐसी तो कोई प्लानिंग उसे याद नहीं जिसमें बस से बहुत सारे लड़के लड़कियां आना हो। उधर उस महिला ने लड़कियों की गिनती की, 13, 14 और 15। अब तक बस का क्लीनर और 2 लड़के बस की छत पर चढ़ चुके थे और वहां से बैग नीचे फेंक रहे थे। लड़कियां अपना लगेज पहचान पहचान कर लेती जा रही थी। व्हील वाले बैग, व्हील वाले सूटकेस, कैरियर बैग लड़कियां संभालती जा रही थी। सुनैना की बेटी स्कूटी से आ गई थी। वह उसे साथ लेकर होटल में भोजन करने चली गई। किसी जरूरी जांच पड़ताल में पति की जरूरी ड्यूटी होने के कारण रात को भी सुनैना ने अकेले ही होटल में कदम रखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। दूधिया रोशनी के आवरण में होटल नई नवेली दुल्हन के परिधान सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि चांद भी आज मेजबानी कर रहा था। महिलाएं महंगे परिधान और मैचिंग की ज्वेलरी में सजी संवरी खड़ी थीं। दिन में यहाँ गर्मी थी, पर अब रात को सर्दी अपनी आमद बना चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं बर्फबारी हो गई है, जिसके कारण यहाँ की हवा में ठंडी खुनक तैर रही थी। हालांकि महिलाओं और लड़कियों के परिधान सर्दी के बजाय गर्मी का एहसास दिला रहे थे, क्योंकि उन्होंने गर्म शॉल और स्वेटर नहीं पहने थे, बल्कि ज्यादातर तो ऐसे कपड़े पहने थीं जिनमें से उनके बदन की झलक दिखाई देती थी। कुछ बुजुर्ग महिलाएं अपना अधिक समय अलाव के पास बिता रही थीं और अपने जमाने को याद करती हुई कह रही थी कि पहले तो घर में ही ब्याह हो जाता था। ज्यादा जरूरत पड़ी तो पड़ोसियों के घर के कुछ कमरे ब्याह शादी के दिन में खाली हो के मिल जाते थे। यह सुनती हुई सुनैना कहना चाहती थी कि सभ्यता ने कई पड़ाव तय किए हैं। सभ्यता के साथ साथ संस्कृति भी बदलती चली गई। फ्यूजन का जमाना चल रहा है। रीति रिवाजों और त्योहारों का बाजारीकरण मन मस्तिष्क पर हावी होता जा रहा है। कुछ नया करने की ठसक से विवाह में नई नई प्रक्रियाएं आपसी गहराई और आत्मीयता की बजाय दिखावे की दुकान लगने लगी हैं। वाहवाही लूटने और प्रचार पाने के लिए कोई आसमान की ऊंचाई में उड़ते हवाई जहाज में विवाह रचा रहा है, तो कोई पानी की गहराई में। कोई रिसोर्ट में शादी कर रहा है तो कोई महल या किले में। उसने देखा मुख्य द्वार पर घर का मुखिया नहीं वरन 2 लड़कियां खड़ी थीं। दोनों लड़कियां गहरे नीले रंग की सुनहरे बॉर्डर की साड़ी, आसमानी नीला धारीदार ब्लाउज पहने थीं। सुनैना ने गौर से देखा, ये तो उन्हीं लड़कियों में से थीं जो बस से उतरी थीं। उनमें से एक लड़की गुलाब के फूलों की ट्रे पकड़े थी। दूसरी लड़की हर आगंतुक को गुलाब का एक फूल भेंट कर हाथ जोड़कर अभिवादन करती और चेहरे पर मीठी मुस्कान बिखेर कर कहती, आइए, वेलकम। वेलकम का भार मधुर मुस्कान के समतुल्य ही था। प्रतिस्पर्धात्मक जीवन की दौड़ में सब भागते नजर आ रहे हैं। रिश्तेदार तो रूठकर रिश्तों में दरार डालते हैं। इस सोच के साथ शादियां अब रिश्तेदार, समाज और पास पड़ोस के हाथों से हटकर वेडिंग प्लानर के हाथों में चली गई हैं। सुनैना ने अंदर प्रवेश करते ही देखा कि गहरे नीले रंग की साड़ी पहने 2 लड़कियां हाथ में ट्रे लिए खड़ी थीं, जिनमें पालक व पनीर के पकौड़े, तले हुए पनीर के टुकड़े जैसे कुछ स्टार्टर रखे हुए थे।
साथ में 2 तरह की चटनी के बाउल, पेपर नैपकिन व छोटी वाली सीखें। आगंतुक को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती और आगे बढ़कर ट्रे उनके सामने कर देती। मैदान में भी अंदर अटेंडर के रूप में लड़के भी हाथ में ट्रे लिए इधर से उधर आगंतुकों को अटेंड कर रहे थे। काले रंग की शर्ट और नीले रंग की पैंट पहने अनेक लड़के भी हाथों में ट्रे लिए सबको खाने पीने की चीजें सर्व कर रहे थे। आगंतुक को देखकर उनके चेहरे पर 90 डिग्री की मुस्कान फैल जाती और वे सर मैडम के संबोधन के साथ उन वस्तुओं को लेने का आग्रह करते। वरमाला के बाद सभी फोटो खिंचवाने स्टेज पर जा रहे थे। अचला सुनैना को भी साथ ले गई। कितने अमूल्य होते हैं वे क्षण जो कैमरे की रीलों में कैद हो जाते हैं। एहसास, अनुभव, हाव भाव, क्रिया प्रतिक्रिया सब रंगीन चित्रों में उभर आते हैं। समय गुजरने के बाद वे फोटो देखकर मन आह्लादित होता है और हम रिवर्स गियर लगा देते हैं। स्टेज से उतरते समय न जाने कैसे सुनैना का पैर मुड़ गया। उसे चलने में तकलीफ होने लगी। अचला ने सुनैना का हाथ पकड़कर उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया और खुद उसकी खिदमत में लग गई। अचला सुनैना को ऐसी हालत में वहां से जाने देने को तैयार नहीं थी। सुनैना जानती थी कि विवाह की कई रस्में होनी हैं जिनमें अचला की आवश्यकता होगी। आने वाले मेहमानों को भी तो उसे अटेंड करना है। सुनैना ने उससे कहा, तुम जाओ, विवाह की तैयारियां देखो, मैं यहाँ बैठी हूँ। अचला नीले परिधान में लिपटी अटेंडर को सुनैना की जिम्मेदारी सौंपकर चली गई। चारों ओर वही एक जैसी ड्रेस की लड़की अपनी हाई हील सैंडल पर एक खास अदा से चलती हुई भीड़ के बीच चहलकदमी कर रही थी। सुनैना ने देखा कि 18 से 22 वर्ष तक की कमसीन, दिखने में सुंदर व आकर्षक, पतली व लंबी लड़कियां इस ग्रुप में थीं। उनकी आंखों में आईलाइनर, होठों पर नारंगी रंग की लिपस्टिक और पफ वाली हेयर स्टाइल थी। सुनैना का मन सवालों का ज्वालामुखी विस्फोट करने को बेचैन हो रहा था। मैडम, आप कुछ लेंगी? एक खनकती आवाज सुनैना के कानों में आई तो उसने अपनी आंखें उठाकर उस लड़की को ध्यान से देखा। यह वही लड़की थी जो गेट पर फूलों की ट्रे पकड़ी थी। सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ऐसा लगता है कि इन लड़कियों के हर एक काम यानी नजरें उठाना, नजरें गिराना, नजरें मिलाना, इनमें नफासत और नजाकत भरी है। पर सुनैना को लगता है कि निगाहों से व्यक्ति का अवलोकन करना एक मानवीय प्रक्रिया है। इस अवलोकन में खोजी निगाहें सामने वाले को एक्सरे की भांति अंदर तक स्पर्श करती हुई कई खोज और उपलब्धता हासिल कर लेती हैं। सुनैना की निगाहें उसका मुआयना करने लगी। लड़की ने जैसे ही सुनैना की ओर रुख किया, सुनैना ने तपाक से प्रश्न किया, कहाँ से आई हो? जी, इंदौर से। अपने मायके इंदौर का नाम सुनकर सुनैना के मन में अपनत्व का भाव जाग गया। उसका लहजा बदल गया। चेहरे के भाव, मन का एहसास, देखने का नजरिया सबने नरमी की चादर ओढ़ ली। छोटी सी जानकारी का सूत्र मिलते ही पूर्ण विवरण पाने की लालसा मन में जाग गई। अपने मायके से दूर होने पर अपने शहर का परिंदा भी दिख जाए तो सहज आकर्षण तेजी से महिलाओं के मन को खुशी से भर देता है। यहाँ तक कि अपने शहर में जिस व्यक्ति से कभी बात भी न की हो, अजनबी शहर में उससे भी बात कर लेते हैं। उसने स्नेह से पूछा, इंदौर में कहाँ रहती हो? जी, साकेत नगर। उसने अनमने भाव से कहा। क्या नाम है? जी, कोमल। लड़की के चेहरे पर उकताहट के भाव दिखने लगे। बुरा मत मानो, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। घर से अकेली आई हो? नहीं, पूरा ग्रुप है, 15 लड़कियों का। वह थोड़ा सहज होती सी बोली। उसे सुनैना का कुछ भी पूछना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वह मजबूर थी।
ग्राहक की संतुष्टि ही उसका परम धर्म है। यह ग्रुप किसका है? सहगल आंटी का। वो हमारी कॉन्ट्रैक्टर हैं। कहीं भी समारोह होता है तो वो ही हमें ले जाती हैं। सुनैना सोच रही थी, अब तो कई तरह के ठेकेदार होने लगे हैं, हलवाई, डेकोरेटर, अटेंडर आदि। जितनी अधिक जानकारी सुनैना को मिल रही थी, उतनी ही तीक्ष्णता उसकी नजरों और प्रश्नों में आ रही थी। भेदती नजरों से कोमल को देखते हुए वे बोली, क्या क्वालिफिकेशन होती है इस ग्रुप के लिए? स्लिम, आकर्षक और सुंदर लोगों को इस ग्रुप में रखा जाता है। साथ में इंग्लिश भी बोलनी आनी चाहिए। सुनैना ने बात का रुख बदलते हुए कहा, पढ़ती हो? हाँ, बीकॉम कर रही हूँ। कोई और काम क्यों नहीं करती, जैसे स्कूल आदि में? वहां तो महीने भर काम के बाद पैसे मिलेंगे। मुझे अभी कॉलेज की फीस भरनी है। मन में संवेदना के तंतु सक्रिय हो गए थे। तुम्हें पढ़ाई में कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। मेरी सहेली कॉलेज में प्रोफेसर है। तुम्हें पता है, मैं भी इंदौर की हूँ। भंवर कुआं पर मेरा घर है। लो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लो। कहकर सुनैना ने लड़की पर स्नेह प्रकट करने की कोशिश की। सुनैना को याद आया, अरे मैंने नई सिम ली है, उसका नंबर तो याद नहीं। ऐसा करो, तुम अपना मोबाइल नंबर बताओ, मैं रिंग दे दूंगी। कोमल ने झिझकते हुए अपना नंबर उसे बताया। सुनैना ने अपना मोबाइल निकालकर नंबर डायल किया और उसके मोबाइल पर कॉल किया। रिंग बजी तो लड़की ने ध्यान से नंबर देखा और सुनैना का नंबर सेव कर लिया, पर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव छाए रहे। तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। थैंक यू मैडम, हमें खड़े रहने के ही पैसे मिलते हैं। उसके अंदर की झुंझलाहट जुबान पर आ रही थी, जैसे भीतरी खींच का आक्रोश उसे रई की तरह मथ रहा था। प्रकटतः वह मुस्कुराई। मुस्कुराहट चेहरे का आभूषण है। आभूषणों से लदी स्त्री के चेहरे पर मुस्कुराहट न हो तो आभूषण भी सौंदर्य विहीन हो जाते हैं। बिना आभूषणों के भी मुस्कान से पूर्ण चेहरा आकर्षक, तेजोदीप्त और प्रभावोत्पादक होता है। मुस्कुराते हुए वह अच्छी लग रही थी। सुनैना का गला सूख रहा था। उसने कोमल से पानी लाने को कहा। एक मेल अटेंडर मिनरल वाटर की बोतल ट्रे में लेकर जा रहा था। कोमल ने उसे आवाज देकर रोका और बोतल उठाई। ठीक उसी समय एक आगंतुक ने भी ट्रे से बोतल उठाई। कोमल ने उस आदमी को घूरते नजरों से देखा। ऐसा लगा जैसे उस आदमी ने अवश्य उसके साथ कोई हरकत की है। सुनैना ने बोतल खोलते हुए पूछा, देखो बेटा, एक सच्ची बात पूछ रही हूँ। इन समारोहों में यदि कोई तुम लोगों के साथ गलत व्यवहार करता है तो तुम लोग क्या करती हो? हम सब लड़कियां एक दूसरे पर नजर रखती हैं। यदि ऐसा कुछ होता है तो हम लोग एक साथ इन स्थितियों का मुकाबला करते हैं। तुम्हारी कॉन्ट्रैक्टर कुछ नहीं कहती? वो तो खाना खाकर सोने चली जाती हैं। सुनैना का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। अपने साथ जिम्मेदारी से लाने वाली कॉन्ट्रैक्टर को इन जवान लड़कियों की जरा भी चिंता नहीं है। कैरियर बाइक लिए अपने कैरियर के प्रति समर्पित युवा पीढ़ी आर्थिक संसाधन जुटाने की लालसा में मीलों कोस की दूरी तय कर अपना भविष्य तलाश रही थी। जीवन की स्पर्धा में अच्छे और बुरे के दृष्टिकोण और मापदंड दोनों बदल गए थे, लेकिन इनको यहाँ तक लाने वाली महिला को इनसे कोई लेना देना न था। बेचारी लड़कियां जिन्हें सिर्फ झुक के बात करना था, जाने क्या क्या सहती होंगी। अचानक ही अचला सुनैना का हाल पूछने आ गई। अब तक वह अपने को सहज अनुभव करने लगी थी, इसलिए अचला उसे अपने साथ ले गई। डीजे पर डांस हो रहा था। सुनैना के पैर में तकलीफ होने के कारण वह अचला के साथ डांस फ्लोर पर नहीं गई। कुर्सी पर बैठकर डांस देखने लगी।
खाने की टेबल लगाई गई। वर वधू के साथ सभी घर वालों को भी भोजन करना था। तरह तरह के भोज्य पदार्थ देखकर सुनैना का पेट पहले ही भर गया। सब लोग अपनी प्लेट में मर्जी की चीज लेकर उसे चुगलाने और स्वाद लेने में व्यस्त हो गए। अटेंडर बड़ी चपलता से सामान परोसते जा रहे थे। ऐसा लगा कि कहीं से कोई ऊंची आवाज आई। सुनैना ने देखा तो पाया कि अचानक सभी अटेंडर होटल के अंतिम छोर की ओर जाने लगे। सुनैना को चिंता होने लगी। अनिष्ट की आशंका से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस ओर भीड़ बढ़ती जा रही थी। सुनैना ने अचला से कहा, चलकर देखो वहां क्या हो गया। अरे कुछ नहीं, वैसे ही कुछ जलपान कर रहे होंगे ये लोग। वह वैवाहिक कार्यक्रम का भरपूर आनंद उठाना चाह रही थी। सुनैना का मन नहीं माना। वह तेज कदमों से भीड़ की ओर चल दी। वहां का नजारा देख सुनैना का माथा ठनका। ब्याह घर का सजा संवरा नशे में गाफिल एक आदमी कोमल का हाथ पकड़े खड़ा था और अपने साथ डांस फ्लोर पर चलने के लिए उससे जिद कर रहा था। वह रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, सर प्लीज हाथ छोड़ दीजिए, मेरा काम ये नहीं है। वह आदमी शायद ज्यादा नशे में था, सो वह अपनी ही जिद पर अड़ा था। कोमल के साथी भी उससे विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहे थे कि वह उसका हाथ छोड़ दे, पर सुरूर में सही कहाँ दिखता है। वही दिखाई देता है जो मन करना चाहता है। कोमल ने ताकत लगाकर जबरन हाथ छुड़ा लिया। उस व्यक्ति ने फिर से हाथ लहराया तो कोमल की साड़ी का पल्लू हाथ आ गया। मादक पदार्थ की चाबुक हाथ में लिए जब व्यक्ति वासना के रथ पर सवार होता है तो कामना के घोड़े तेज गति से दौड़ने लगते हैं। वासना का बल हाथों में शक्ति प्रदान कर अधोगति की ओर प्रवृत्त कर देता है। साड़ी के पल्लू में झटका लगने से पल्लू में लगी पिन हट गई और पल्लू उस आदमी के हाथ में आ गया। कोमल लाज से दोहरी हो गई थी। उसके ब्लाउज के अधखुले बटनों से झांकते अर्ध आवृत उन्नत उरोज दिखाई देने लगे। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सीना ढक लिया। सांसों की तेज लय सीने के तीव्र उत्थान पतन के साथ सरगम गा रही थी। उसकी आंखों से जार जार आंसू बहने लगे। वह आदमी साड़ी का पल्लू हाथ में लिए वहीं थिरकने लगा। सुनैना ने देखा एक तगड़ा सा टेंडर वहां आया और उसने उस सजे धजे व्यक्ति के हाथ से पल्लू छुड़ाकर कोमल को वहां से ले गया। यह वही अटेंडर था जिससे कोमल ने पानी की बोतल सुनैना के लिए ली थी। सब तमाशा देख रहे थे। सुनैना ने अचला को मोबाइल पर सारी जानकारी दे दी थी। शोरगुल सुनकर तब तक अचला भी वहां जल्दी आ गई। सुनैना ने अचला से पूछा, तुम तो जानती होगी कौन था वो सजा धजा आदमी? लड़के यानी दूल्हे का चाचा। उनकी ये हरकत गलत है। अचला ने सुनैना को समझाया, देखो बुरा मत मानो, ये लोग भी दूध की धुली नहीं होती। इस तरह की अदाएं बिखेरती हैं कि किसी भी मर्द का मन मचल जाए। फिर थोड़ी बहुत इनकी सह भी होती है। शादी ब्याह में छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाओ। इस लड़की को अलग से 1000 रुपए दे दूंगी। कोमल के ग्रुप से एक लड़की वहां खड़ी थी। अचला की बात सुनकर वह बोली, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं मैडम कि हमारी सह होगी। हमें क्या वह बूढ़ा आदमी पसंद आएगा? हम इसे सह देंगी? काम की तलाश में घर से बाहर निकली हर महिला को अवेलेबल समझना पुरुष की संकीर्णीय मानसिकता की निशानी है। इसकी तो पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। समझ क्या रखा है इन लोगों ने? हम काम करने आए हैं, इज्जत बेचने नहीं। अन्य अटेंडर भी उसकी बात का समर्थन करने लगे। अचला ने समझाते हुए कहा, देखो पुलिस कचहरी के चक्कर में ना पड़ो। कोमल तो रुआसी हो गई। वह विनती करने लगी, रहने दो, बात का पतंगड़ बनेगा। मेरे घर वालों को पता चला तो मैं आगे कभी इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी।
सुनैना के मन में उस व्यक्ति के लिए आक्रोश था। वह समझ रही थी कि क्रोध तो कोमल को भी होगा, लेकिन कोमल समझदार है। क्रोध वह चिंगारी है जो सबसे पहले बुद्धि को नष्ट करती है। जिंदगी कभी किसी की आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ नजरअंदाज करके, कुछ मेहनत करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ सही समय पर सही फैसले लेकर। उसे लगा कि कोमल ने ठीक फैसला लिया। उसने वहां से हटते समय कोमल से कहा, तुम्हें कोई परेशानी हो तो बेहिचक मुझे बताना। सब फिर से वैवाहिक कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए। रात लगभग 2 बजे फेरे की रस्म हो रही थी। तभी सुनैना के मोबाइल की रिंग बजी। सुनैना ने कॉल रिसीव किया। उधर से किसी लड़की की घबराई हुई आवाज आई। आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वह उठकर शांत स्थान पर आई। तब तक फोन बंद हो गया था। उसने उसी नंबर पर कॉल किया। हेलो आंटी जी, मैं कोमल बोल रही हूँ। आप कहाँ हो? मुझे आपसे अर्जेंट मिलना है। उसकी घबराई आवाज सुनकर सुनैना चिंतित हो गई। मैं यही मंडप के पास हूँ, कहो क्या बात है? इतनी घबरा क्यों रही हो? आंटी मैं आपके पास आ रही हूँ। सुनैना वहीं खड़े होकर उसका इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद सादा कपड़ों में कोमल एक लड़की के साथ सुनैना के पास आ पहुंची। आंटी ये देखिए, किसी ने मेरे मोबाइल पर ये वीडियो भेजा है, कहकर उसने मोबाइल सुनैना को पकड़ा दिया। सुनैना ने देखा कोमल की साड़ी का पल्लू पकड़े वही व्यक्ति खड़ा है और मोबाइल का पूरा फोकस उसके उरोजों पर कर दिया गया है। वीडियो के बाद उसमें लिखा था, तुम यदि चाहती हो कि यह वीडियो आगे न फैले तो होटल के रूम नंबर 131 में चली आओ। उसने कोमल को समझाया, तुम चिंता मत करो। एक पल को सुनैना ने सोचा अंचला को बताया जाए, लेकिन रुक गई। उसे लगा वह फिर से उस लंपट को बचाने का प्रयास करेगी। कोमल लगातार रोए जा रही थी। आंटी मेरा कैरियर खराब हो जाएगा, पुलिस में खबर मत करना, घर वाले भी नाराज होंगे। सुनैना समझ रही थी इस उम्र की लड़कियां इज्जत के साथ कैरियर को लेकर भी बहुत चिंतित रहती हैं। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसका गुरूर टूटते ही उसे सब समझ में आ जाता है। सुनैना को उसमें अपनी बेटी की छवि दिखाई दे रही थी। समस्या का हल निकालने उसका दिमाग कसरत करने लगा। उसने थोड़ी देर विचार किया, फिर अपने पति राजेश को फोन पर सारी बात बताई। थोड़ी ही देर में राजेश सादा ड्रेस में आ गए। कोमल और सुनैना बाहर ही खड़ी थी। राजेश ने कोमल को आश्वस्त करते हुए रूम नंबर 131 में चलने को कहा। वे लोग साथ साथ चल दिए। रूम नंबर 131 से थोड़ी दूरी पर सुनैना और राजेश रुक गए। कोमल ने 131 की डोरबेल बजाई। उसी व्यक्ति ने दरवाजा खोला। वह कोमल को देखते ही खिल उठा। आ गई? तब तो बहुत नखरे कर रही थी। चल उतार कपड़े। यह कहते हुए जब तक वह व्यक्ति दरवाजा बंद करता तब तक तो राजेश और सुनैना भी अंदर आ गए। सुनैना ने सबसे पहले उसका मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया। राजेश ने अपने विभाग का आइडेंटिटी कार्ड उस आदमी को दिखाते हुए कहा, बहुत गर्मी चढ़ रही है तुझे, चल अपने बड़े भाई यानी दूल्हे के बाप को बुला। राजेश के ओहदे के प्रभाव ने उसके दिमाग पर चढ़े नशे के सुरूर और बाराती होने के गुरूर को समाप्त कर दिया था। पुलिसिया खौफ बड़े से बड़े चालबाज और बुद्धिमान के हौसले पस्त कर देता है। कामना के रथ पर चढ़कर कुछ देर पहले जो पैर थिरक रहे थे, वे बेइज्जती के भय और पुलिस की मारक क्षमता की कल्पना मात्र से कांप रहे थे। मादक पदार्थ के शस्त्रों से लैस हाथ अब याचना की मुद्रा में जुड़ रहे थे। मुख पर जो वासना की लहलहाती फसल उगाई थी,
वह सुनैना के क्रोध के तूफान से धराशायी हो गई। चेहरे पर अब लाचारगी का आधिपत्य था। सुनैना ने उस व्यक्ति से पूछा, और किस किस के पास है ये वीडियो? उसने लाचारगी से कहा, नहीं, ये सिर्फ मेरे पास थी। मैं अपने डांस का वीडियो बनवा रहा था, उसमें ही ये सब आ गया था। सुनैना ने उनके बड़े भाई यानी दूल्हे के पापा को सारी स्थिति से अवगत कराया तो दूल्हे के पिताजी ने माफी मांगी और छोटे भाई से भी हाथ जोड़ते हुए माफी मंगवाई। उसने खुद मोबाइल की गैलरी से वीडियो डिलीट करवाया। सुनैना ने कोमल की सहगल आंटी को भी फोन लगाकर कोमल के रूम में बुलवाया और उनको डांटते हुए कहा, जिन लड़कियों को आप साथ में लाई हैं, उनकी सुरक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या, जो इन्हें यहाँ अकेला छोड़कर सोने चली जाती हो? सहगल नाम की वह महिला बहुत घबरा उठी थी और सॉरी सॉरी कहे जा रही थी। कोमल फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी, आज आप ना होती तो पता नहीं क्या होता। सुनैना उसे समझा रही थी पर खुद भी सोच रही थी कि पता नहीं क्या होता इस लड़की के साथ। अब तक सभी मेल और फीमेल अटेंडर वहां इकट्ठे हो चुके थे। सबने सहगल आंटी से नाराजगी व्यक्त करते हुए आइंदा अपनी सेवाएं न देने का फैसला सुना दिया। अचला बदहवास सी वहां आई और बोली, क्या हो गया? सुनैना ने अचला को लगभग छिड़कते हुए कहा, तुम यदि चाहती तो मामला इतना आगे न बढ़ता, इस लड़की की बेइज्जती न होती। जो लड़कियां यहाँ सेवा देने आई हैं, वे केवल सेवा देने आई हैं, अपनी अस्मत बेचने नहीं आई। ऐसे मामलों में हमको बहुत चैतन्य रहना चाहिए। नौकरी या व्यवसाय में संलग्न महिलाएं पट जाएंगी ऐसा पुरुष सोचते हैं और शायद हम भी। औरतें जाने अनजाने खुद ही दूसरी महिलाओं को बेइज्जत करने में मदद करती हैं। सोचो, आज इसकी जगह मेरी या तुम्हारी बेटी होती तो क्या हम इसी तरह इग्नोर करते? आज एक बेटी जहां विदा हो रही है, वहीं दूसरी बेटी बेइज्जत हो रही है, कहकर सुनैना वहां से चल दी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पद्मा शर्मा जी द्वारा लिखी कहानी जिम्मेदार। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जल्द ही फिर मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी कहानी के साथ।